हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग PYQ सेशन को डिस्कस करेंगे 2021 का सिविल इंजीनियरिंग थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए 2021 में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आप देखो, जो क्वेश्चन है उसमें टोटल 9 नंबर ऑफ क्वेश्चन है, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंपलसरी है, जो कि शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है 2 मार्क्स का, जिसमें आपको 10 क्वेश्चन दिए होंगे, उसमें से आपको 7 क्वेश्चन करना होगा। तो क्वेश्चन का पैटर्न आप लोग जानते हैं, बहुत ज़्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। और चूंकि हम यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं तो हमको पूरा क्वेश्चन डिस्कस करना पड़ेगा। A to Z जितने भी क्वेश्चन है सभी को हम लोग क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन एज वेल एज लॉन्ग क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, जो कंपल्सरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, इससे हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो हमारे पास पेपर है, आप लोग भी क्वेश्चन पेपर अपने पास रखेंगे तो ज़्यादा समझने में आपको क्या होगा, वहाँ पे समझ अच्छे तरीके से आप समझ पाएंगे। यहाँ पे हम फिर भी कुछ कुछ क्वेश्चन जो होगा वो डिक्टेट कर देंगे, कुछ लिख भी देंगे हम। जो बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा उसको हम शॉर्ट वे में लिख देंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि उसका सॉल्यूशन कैसे हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो अवेलेबल होगा हम लोग के पास। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, जो कि शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। आपको जस्ट लाइक छोटा छोटा टाइप से आंसर देना है आपको, इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं देना है ना। 2 मार्क्स का है तो 2 मार्क्स के हिसाब से 2 पॉइंट्स इज मोर सफिशिएंट हेयर। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें क्या करते हैं कि जब आता रहता है तो उसमें 1 पेज लिख देते हैं, तो 2 नंबर से ज़्यादा तुमको उसमें मिलेगा नहीं। इसलिए ध्यान रखना है कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 इंपॉर्टेंट और वैलिड पॉइंट आप दे देंगे तो 2 का 2 नंबर मिलेगा। चलिए देखते हैं हम लोग किस तरह से पॉइंट को देंगे। पहला क्वेश्चन है, फिक्स बायस सर्किट in spite of its simplicity not much used in amplifier design। एम्पलीफायर डिजाइन में हम लोग फिक्स बायस सर्किट का यूज नहीं करते। बायसिंग ऑफ सर्किट हमने बताया था, बहुत सारा बायस होता है, फिक्स बायस होता है, ठीक है ना। उसके बाद हमारा पोटेंशियल डिवाइडर बायस होता है, ठीक है। तो फिक्स बायस जो होता है वो सही में सिंपल होता है, लेकिन इसका यूज हम लोग एम्पलीफायर डिजाइन में इसलिए नहीं करते हैं कि ये इस प्रकार का सर्किट जो होता है वो स्टेबल नहीं होता है। टेम्परेचर इंक्रीज करने पर इसके पैरामीटर्स लाइक IC है ना, गेन चेंज होने लगते हैं, और अगर गेन चेंज होने लगेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मतलब कि ये थर्मल अनस्टेबल है। एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करें तो हमारा उसमें वेरिएशन आने लगेगा, या फिर सप्लाई वोल्टेज अगर हमारा चेंज हो जाए तो उसके पैरामीटर्स में वेरिएशन आने लगते हैं। यही कारण है कि इसका यूज हम लोग एम्पलीफायर डिजाइन सर्किट में नहीं करते हैं, ड्यू टू इट्स इनस्टेबिलिटी। स्टेबल नहीं होता इस प्रकार का सर्किट, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है आपका डिफाइन इनपुट ऑफसेट करंट। इनपुट ऑफसेट करंट क्या होता है? ओपेम में आपने डिफरेंट पैरामीटर्स ऑफ ओपेम देखा होगा, जिसमें इनपुट ऑफसेट करंट के बारे में मैंने बताया है कि इनपुट ऑफसेट करंट इज नथिंग बट इट इज द डिफरेंस ऑफ द करेंट बिटवीन इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। यहाँ पे हमने लिखा है कि द अलजेब्रिक डिफरेंस बिटवीन, अलजेब्रिक यहाँ पे टर्म आ गया, मतलब कि प्रॉपर साइन के साथ हम बात करेंगे। तो द अलजेब्रिक डिफरेंस बिटवीन करेंट इन द इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल इज कॉल्ड इनपुट ऑफसेट वोल्टेज, ठीक है। अब इसको बोला गया है कि डायग्राम के साथ आपको डिफाइन करना है। तो यहाँ देखो डायग्राम बना हुआ है, दिस इज द डायग्राम, आई थिंक विजिबल है सभी को। हाँ, ये डायग्राम छोटा सा मैंने यहाँ बनाया है, ध्यान देना है। यहाँ रसिस्टर R1 है, वोल्टेज V1 है, रसिस्टर R2 है, वोल्टेज V2 है यहाँ पे, और इधर जो करंट फ्लो हो रहा है वो IB1 है, और इधर करंट फ्लो हो रहा है IB2। इन दोनों का डिफरेंस हम निकालेंगे, इसी को हम लोग इनपुट ऑफसेट करंट बोलते हैं। इनपुट ऑफसेट करंट जितना मिनिमम से मिनिमम हो उतना ही हमारे लिए क्या है, बेनिफिटेड है, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा क्या हो गया, डिफिनेशन हो गया इनपुट ऑफसेट वोल्टेज का विद द हेल्प ऑफ व्हाट, डायग्राम। नेक्स्ट आप देखिए रिलेशनशिप बिटवीन अल्फा एंड बीटा इन ट्रांजिस्टर। तो अल्फा क्या होता है, हम लोग कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में पढ़ते हैं कि अल्फा जो होता है ये रेशियो ऑफ कलेक्टर करंट टू द इमीटर करंट होता है, जबकि बीटा हमारा होता है रेशियो ऑफ कलेक्टर करंट इनटू बेस करंट। तो अब देखो, हमने यहाँ पे हम जानते हैं कि इमीटर करंट क्या होता है, बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। अब इसमें मैंने पूरे में इधर लेफ्ट हैंड साइड में और RHS राइट हैंड साइड में IC से क्या किया, डिवाइड कर दिया। इसमें भी IC से डिवाइड किया, इसमें भी IC से डिवाइड किया, इसमें भी IC से डिवाइड किया।
तो यहाँ इतना आ गया, यहाँ पर ये हो गया और यहाँ 1 हो जाएगा, क्योंकि IC से डिवाइड करेंगे तो IC बाई IC 1 हो जाएगा। अब देखो ऊपर मैंने यहाँ पे लिखा है व्हाट IC बाई IE व्हाट अल्फा, तो अगर हम इसको चेंज करेंगे तो 1 बाई अल्फा। उसी तरह IB बाई IC 1 बाई बीटा, मैंने इस दोनों जगह पे ये वैल्यू पुट कर दिया और इसको मैंने क्या किया, सिंप्लीफाई किया, तो इन दोनों के बीच रिलेशनशिप आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा डी नंबर क्वेश्चन पूछा है। डी नंबर क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन एवलांचेस ब्रेकडाउन एंड जेनर ब्रेकडाउन, हाउ इज द एवलांचेस ब्रेकडाउन डिफरेंट फ्रॉम द जेनर ब्रेकडाउन। 2 पॉइंट दिया है। एवलांचेस ब्रेकडाउन जो होता है वो कहाँ होता है, तो लाइटली डॉप्ड जंक्शन पे होता है, जहां पर जंक्शन लाइटली डॉप्ड होता है, और जेनर ब्रेकडाउन हैवीली डॉप्ड जंक्शन पे होता है। दूसरा क्या इसका डिफरेंस है कि इट अकर एट वाइड डिप्लीशन विड्थ। एवलांचेस ब्रेकडाउन जो होता है उस कहाँ होता है, जहां पर डिप्लीशन विड्थ जो होता है वो वाइड होता है, जबकि जेनर ब्रेकडाउन नैरो डिप्लीशन विड्थ के पास क्या होता है, होता है। और भी बहुत सारे डिफरेंस है, लेकिन मैंने बताया ना 2 मार्क्स का है तो 2 आप सफिशियंट दे देंगे, वैलिड पॉइंट दे देंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट दे देंगे, तो सफिशियंट है वो। ठीक है, चलिए अब ई नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ई देखते हैं, फर्स्ट का ई। फर्स्ट का ई कह रहा है डिसएडवांटेज ऑफ वेन्स ब्रिज ऑसिलेटर। तो वेन्स ब्रिज ऑसिलेटर जब आपने देखा होगा, उसका सर्किट डायग्राम हम लोग खींचते हैं, बहुत सारे कंपोनेंट की जरूरत पड़ती है, बहुत सारा रसिस्टर का जरूरत पड़ता है, एक ब्रिज का जरूरत पड़ता है जिसमें रसिस्टर कैपेसिटर भी लगा हो। तो कंपोनेंट की संख्या बढ़ेगी तो वो हमारा स्ट्रक्चर भी बल्की हो जाएगा, कॉस्टली हो जाएगा। और दूसरा क्या है कि ये एक लो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर है, ये एक AF फ्रीक्वेंसी ऑडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर है, इससे हम हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को जनरेट नहीं कर सकते हैं। दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ द वेन्स ब्रिज ऑसिलेटर। नेक्स्ट आपको कह रहा है कि जस्टिफाई करने के लिए कि BJT इज ए करंट कंट्रोल्ड सोर्स एंड FET इज ए वोल्टेज कंट्रोल सोर्स। तो देखो दोनों का मैंने एक सिंबॉलिक टाइप रिप्रेजेंटेशन बनाया है। एक्चुअली जब बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर आप देखोगे तो बेस करंट को चेंज करके आप कलेक्टर करंट को चेंज कर सकते हो, क्योंकि आपने पढ़ा है रिलेशनशिप IC बराबर बीटा IB। तो इफ बेस करंट विल बी चेंज देन कलेक्टर करंट विल ऑटोमेटिकली चेंज। इट मीन्स व्हाट, करंट के मदद से आप करंट को कंट्रोल कर रहे हो, इसलिए ये क्या होता है, करंट कंट्रोल डिवाइस होता है। जबकि आपने FET में पढ़ा, JFET में, कि हम लोग गेट टू सोर्स वोल्टेज को चेंज करके डिप्लीशन विड्थ को क्या करते हैं, चैनल का विड्थ को इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं, एंड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे हम लोग ड्रेन करंट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे गेट टू सोर्स वोल्टेज को कंट्रोल करके, चेंज करके, हम उसके ड्रेन करंट में क्या कर सकते हैं, वेरिएशन ला सकते हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स, इसलिए इसको वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स बोला गया है। ठीक है, चलिए अब इसमें आपका कुछ और क्वेश्चन आ जाएगा तो क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हो जाएगा। लिखिए। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 1 का जी है, जस्टिफाई करना है कि FET इज लेस नॉइजी देन BJT। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर लेस नॉइजी होता है एज कंपेयर टू बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। इसका सबसे वैलिड रीजन ये है, देखो नॉइज जो प्रोड्यूस होता है दैट इज द इंटरनल नॉइज। देयर आर 2 टाइप ऑफ नॉइज, फर्स्ट इज कॉल्ड एक्सटर्नल नॉइज एंड सेकंड इज व्हाट, इंटरनल नॉइज। तो हम अगर बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर की बात करें या फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर की बात करें, दोनों केसेस में इंटरनल नॉइज का प्रभाव पड़ता है। और इंटरनल नॉइज जो होता है दैट विल डिपेंड, डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरनल नॉइज होते हैं, बहुत सारे इंटरनल नॉइज होते हैं। जब आप नॉइज पोर्शन को एनालाइज करिएगा तो आप पाइएगा कि देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरनल नॉइज। उसमें कुछ ऐसे नॉइज होते हैं जो चार्ज कैरियर के द्वारा जनरेट होते हैं, आइदर मूविंग ऑफ द चार्ज कैरियर और क्रिएशन ऑफ द चार्ज कैरियर और रिकॉम्बिनेशन ऑफ द चार्ज कैरियर। जब इलेक्ट्रॉन होल मिलता है तो भी एक नॉइज का क्रिएट होता है, क्रिएशन होता है। ठीक है, तो जहां पे चार्ज कैरियर की संख्या ज्यादा होगी वहां पे नॉइज ज्यादा होगा, ये बात तो क्लियर है। तो अगर हम बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर की बात करें तो बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में चार्ज कैरियर कितने फ्लो होते एट ए टाइम, इलेक्ट्रॉन भी फ्लो होता है और होल भी फ्लो होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन भी मूव करता है और होल भी मूव करता है।
जबकि हम फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर की बात करें तो उसमें केवल और केवल एट अ टाइम सिंगल चार्ज फ्लो होता है। यही कारण है कि फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर को हम लोग यूनिपोलर डिवाइस बोलते हैं, क्योंकि सिंगल चार्ज कैरियर उसके अंदर क्या होता है, फ्लो होता है, आइदर इलेक्ट्रॉन और होल। इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है तो एन चैनल और होल फ्लो होता है तो पी चैनल। जबकि बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में दोनों चार्ज कैरियर फ्लो होता है। और अभी मैंने आपको बताया कि चार्ज कैरियर अगर ज्यादा होगा तो नॉइज लेवल ज्यादा होगा, चार्ज कैरियर कम होगा तो नॉइज कम होगा। दिस इज द जस्टिफिकेशन, ये हमारा जस्टिफिकेशन। और भी जस्टिफिकेशन हम दे सकते हैं, लेकिन दिस इज द important justification why bipolar junction transistor is more noisy than field effect transistor, or you can say field effect transistor is less noisy than bipolar junction transistor. I think clear हो गया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा फोटोडायोड, दैट विल बी ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक, जो आपको मैंने यूनिट 1 का लास्ट में पढ़ा है, मॉड्यूल 1 के लास्ट में। फोटोडायोड को फोटोवोल्टेइक एज वेल एज फोटो कंडक्टिव डिवाइस भी बोला जाता है। बिल्कुल, इसका मोड ऑफ ऑपरेशन पर डिपेंड करता है। इट हैज व्हाट, टू मोड ऑफ ऑपरेशन। फर्स्ट मोड ऑफ ऑपरेशन इज व्हाट, इन विच इट विल वर्क इन रिवर्स बायस कंडीशन। ये रिवर्स बायस कंडीशन में अगर आप इसको वर्क कराएंगे तो क्या होगा, जब आप रिवर्स बायस कंडीशन में इसको वर्क कराएंगे तो विड्थ ऑफ द डिप्लीशन रीजन विल इंक्रीज एंड द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर विल फ्लो मोर एंड मोर, ड्यू टू विच इट हैज व्हाट, अ डार्क करंट। यू नो व्हाट इज डार्क करंट? without giving the external source, it will start flowing some amount of current, that is known as what, dark current. So it has a large dark current when it is in reverse bias condition. जब वो रिवर्स बायस कंडीशन में होगा तो डार्क करंट इसमें ज्यादा फ्लो होगा, और करंट फ्लो होगा तो कंडक्टिव नेचर का होगा, इसलिए इसको फोटो कंडक्टिव ट्रीट किया जाता है जब ये रिवर्स बायस मोड में ऑपरेट होता है। ठीक है। दूसरा इसका मोड है जीरो बायस मोड। जीरो बायस मोड में क्या होता है, तो नीचे मैंने लिखा है कि जीरो बायस मोड में ये फोटोवोल्टेइक के तरह काम करता है, ये फोटोवोल्टेइक डिवाइस के तरह काम करता है। ठीक है, जिसमें करंट फ्लो होता है, करंट फ्लो आउट ऑफ द डिवाइस, मतलब आउट ऑफ द डिवाइस करंट अगर फ्लो करेगा तो वोल्टेज कम होगा, करंट अगर फ्लो करेगा ज्यादा से ज्यादा तो वोल्टेज का ड्रॉप क्या होगा, कम होगा, है ना। करंट अगर आउटवर्ड फ्लो करेगा तो वोल्टेज ड्रॉप कम होगा, लेकिन जीरो मोड में करंट आउटवर्ड जो फ्लो होता है वो कम फ्लो होता है, जिसके कारण से वोल्टेज का जो बिल्डअप होता है, वोल्टेज वहां पे जो बिल्ड होता है, बनता है, वो ज्यादा बनता है। तो यहाँ वोल्टेज ज्यादा मिल रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये फोटोवोल्टेइक के तरह काम कर रहा है। ये फोटोवोल्टेइक वोल्टेज के तरह, यहाँ पर वोल्टेज है हमारा, तो ये फोटोवोल्टेइक डिवाइस है। और उसके ऊपर में हमको करंट ज्यादा मिल रहा था, लार्ज डार्क करंट इन रिवर्स बायस मोड, देन इट इज नोन एज फोटो कंडक्टिव डिवाइस। तो अभी इसे आपको याद रखना है कि हमारा जो फोटो डायोड होता है, ये अगर हम इसको रिवर्स मोड में वर्क कराएं तो ये फोटो कंडक्टिव डिवाइस के तरह वर्क करेगा, और जीरो बायस मोड में इसको वर्क कराएं, जीरो बायस मतलब नो बायसिंग, तो ये फोटोवोल्टेइक मोड के तरह वर्क करेगा। उस केस में लार्ज डार्क करंट के कारण ये फोटो कंडक्टिव डिवाइस के तरह वर्क करेगा, और सेकंड वाले केस में जब जीरो बायस करते हैं तो करंट को आउटवर्ड ये रिस्ट्रिक्ट करता है, जाने से रोकता है, फ्लो ऑफ करंट को आउटवर्ड जाने से रोकता है, तो वहां पे वोल्टेज बिल्डअप होता है। इस कारण से इसको फोटोवोल्टेइक क्या बोला गया है, फोटोवोल्टेइक डिवाइस बोला गया है। ठीक है, क्लियर है। चलिए एक्सप्लेनेशन इसका क्लियर है, एच हो गया हमारा। अब चलते हम लोग आई पे। कह रहा है कि वाई इमीटर फॉलोअर प्रेफर्ड ओवर ए ट्रांसफार्मर फॉर इंपीडेंस मैचिंग। देखो इंपीडेंस मैचिंग में क्या होता है ये समझिए, कि अगर हम किसी दो डिवाइस को कनेक्ट करते हैं और एक डिवाइस
जहां से हमको करंट को निकाल के दूसरे डिवाइस में भेजना है। दूसरा डिवाइस का इंपीडेंस अगर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द प्रीवियस वन, करंट विल नॉट फ्लो, बिकॉज करंट विल नॉट फ्लो फ्रॉम लो इंपीडेंस टू वेरी हाई इंपीडेंस। जहां पर प्रतिरोध ज्यादा होगा वहां करंट फ्लो नहीं होता, तो इंपीडेंस मैचिंग होनी चाहिए। इंपीडेंस मैचिंग के लिए हम लोग पढ़े भी होंगे कि हम लोग लोड और सोर्स रेसिस्टेंस को बराबर करते हैं तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होता है। इंपीडेंस मैचिंग में हम लोग ये सब चीज पढ़ते हैं। खैर आपको भी उतना जानना नहीं है। कहने का मतलब ट्रांसफार्मर के जगह इमीटर फॉलोअर सर्किट का यूज क्यों करते हैं, तो बहुत सारे रीजन है, लेकिन एक सबसे बेस्ट रीजन जो मैंने यहाँ लिखा है, इसके अलावा भी एक रीजन हम आपको बताएंगे। पहला रीजन तो इसमें जो मैंने लिखा है कि जो इमीटर फॉलोअर सर्किट होता है उसका फ्रीक्वेंसी रेंज हाई होता है। ट्रांसफार्मर का फ्रीक्वेंसी रेंज हाई नहीं होता है। ट्रांसफार्मर जो है वो लेस फ्रीक्वेंसी पर वर्क करता है। देखते हो हम ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं तो जो फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, एंड ट्रांसफार्मर इज नॉट गोइंग टू ट्रांसफॉर्म द फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं करता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो हमारा जो इमीटर फॉलोअर सर्किट होगा वो वाइड रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी पे वर्क करेगा। कहने का मतलब ज्यादा से ज्यादा रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी में वो काम करेगा, इंपीडेंस मैचिंग अच्छा करेगा। तो यही चीज यहां लिखा है कि इमीटर फॉलोअर हैज मच बेटर फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, दैट इज इट वर्क वेल ओवर ए लार्ज फ्रीक्वेंसी रेंज। यही कारण है कि ट्रांसफार्मर के कंपैरिजन में हम लोग इमीटर फॉलोअर का यूज इंपीडेंस मैचिंग में करते हैं। और दूसरी बात ये भी हम कह सकते हैं कि ट्रांसफार्मर जो होता है ये एक बल्की डिवाइस है, लॉसेस ज्यादा होता है उसमें। ये भी हम एक बात यहाँ पे डाल सकते हैं जो कि मैंने नहीं डाला है, क्योंकि मोस्ट अप्रोप्रिएट आप डाल सकते हैं एग्जाम में, क्योंकि ट्रांसफार्मर इज ए बल्की डिवाइस है ना, उसमें लॉसेस ज्यादा होगा। There is more losses in case of what transformer as compared to emitter follower circuit. ठीक है, so this is the explanation. Now next last question है आपका, क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट ये है शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग लॉन्ग टाइप क्वेश्चन पे चलेंगे। क्या कह रहा है, व्हाट इज मीन बाई स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर। तो नाम से ही क्लियर है कि जो स्मॉल सिग्नल को हैंडल करे, जो इनपुट में वेरी स्मॉल सिग्नल को ले, जिसका वोल्टेज लेवल काफी कम हो, माइक्रो वोल्ट में हो। माइक्रो वोल्ट में मैंने यहां दिया है फ्यू माइक्रो वोल्ट वाले छोटे से सिग्नल को, वेरी स्मॉल सिग्नल को एम्पलीफाई करे। दैट टाइप ऑफ एम्पलीफायर इज नोन एज व्हाट, स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर। ऑल द वोल्टेज एम्पलीफायर इज ए टाइप ऑफ स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर, जबकि पावर एम्पलीफायर लार्ज सिग्नल एम्पलीफायर होता है, क्योंकि वो लार्ज पावर और लार्ज सिग्नल को हैंडल करता है। ठीक है, सो दिस इज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ योर शॉर्ट टाइप क्वेश्चन।